आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं औरम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूं बड़ी बहस। हाल ही में शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी के बारे में खुलासा किया है। इसके मुताबिक शमिता एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। शमिता शेट्टी ने एक वीडियो के जरिए हर खातून को बेदार करने की कोशिश की है। शमिता शेट्टी ने कहा है कि लगभग 40% खवातीन एंडोमेट्रियोसिस नाम की इस बीमारी में मुब्तला हैं और ज्यादातर लोग इस बीमारी से अनजान हैं। कुछ साल कबल द कपिल शर्मा शो की सुमोना चक्रवर्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि वह 2011 से एंडोमेट्रियोसिस से मुब्तला है। एक्ट्रेस सेलेना जेटली भी इस बीमारी से जूझ चुकी हैं। कमल हसन की बेटी श्रुति हसन ने जून 2022 में अपने फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बीमारी के बारे में खुलासा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस हर 10 में से एक खातून को होती है, जिसमें सबसे ज्यादा 18 से 35 साल की उम्र की खवातीन शामिल होती हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा खवातीन हर साल एंडोमेट्रियोसिस का शिकार होती हैं, जबकि दुनिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा खवातीन इसकी जद में हैं। आज की बड़ी बहस में मुल्क की हर माँ, बेटी, बहू और बीवी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज हम औरतों की सेहत पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यूट्रस में होने वाली इस बीमारी की क्या होती है वजह, एंडोमेट्रियोसिस नाम की इस बीमारी से कहां से होती है शुरुआत, क्या होते हैं इसके शुरुआती सिम्टम्स, क्या इलाज से ठीक हो जाती है ये बीमारी। बड़ी बहस में आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बहस का आगाज करते हैं। इन दिनों आप एक बात काफी सुन रहे होंगे कि टीवी एक्ट्रेस और द कपिल शर्मा शो फेम सुमोना चक्रवर्ती एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से मुब्तला हैं और वो उसकी चौथी स्टेज से गुजर रही हैं। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सुमोना ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वो साल 2011 से इस परेशानी से मुब्तला हैं। एक्ट्रेस सेलेना जेटली भी इस बीमारी से जूझ चुकी हैं। कमल हसन की बेटी श्रुति हसन ने जून 2022 में अपने फैंस को सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बीमारी के बारे में खुलासा किया था। अब हाल ही में शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी के बारे में खुलासा किया है। इसके मुताबिक शमिता एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी सर्जरी भी हुई है। All the women out there, please Google endometriosis. You need to know what this problem is all about. Yeah, I should know. शमिता शेट्टी ने हॉस्पिटल से वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने हर खातून को बेदार करने की कोशिश की है। Before the surgery. Well, pain is there in the body for a reason. So listen to your body and. वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 40% खवातीन एंडोमेट्रियोसिस में मुब्तला हैं और हमने से ज्यादातर लोग इस बीमारी से अनजान हैं। मैं अपने दोनों डॉक्टर्स डॉक्टर नीता वाटी और जीपी डॉक्टर सुनीता बनर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो तब तक नहीं रुकी जब तक उन्हें मेरे दर्द की बुनियादी वजह पता नहीं चल गई। अब जबकि मेरी ये बीमारी सर्जरी के जरिए हटा दी गई है, तो मैं जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है? शायद नहीं, तो चलिए हम आपको इन सब के बारे में बताते हैं। क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस? दरअसल एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी यूट्रस की परेशानी है। बच्चेदानी की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब बच्चेदानी की लाइनिंग बनाने वाले टिश्यू की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, तब ये टिश्यूज बच्चेदानी के बाहर तक फैलने लगते हैं। कई बार तो एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग ओवरी, पेल्विस, बाउल समेत दीगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक फैल जाती है। ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी पैदा होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके कई सिम्टम्स हैं जिनके जरिए हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। इसमें पेल्विक हिस्से में दर्द होना, पीरियड्स के पहले और इस दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पीरियड्स के दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, माहवारी के 1 या 2 हफ्ते के आसपास ऐंठन होना, पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होना, इनफर्टिलिटी, जिनसी ताल्लुकात बनाने के दौरान दर्द होना वगैरह इसमें शामिल है। क्या है इलाज? एंडोमेट्रियोसिस का वैसे तो कोई खास इलाज नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो इस बीमारी के शुरुआती वक्त से ही कुछ दवाओं की मदद से इस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जबकि कई बार तीसरी और चौथी स्टेज में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जिसमें लेप्रोस्कोप के जरिए से ही सर्जरी की जाती है। सर्जरी के जरिए से ही इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है और इससे कंसीव करने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस से मुब्तला लोगों को रेगुलर वर्जिश और सिकाई करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनसे भी इस परेशानी में काफी राहत मिलती है। रिसर्च के मुताबिक एंड्रोमेट्रियोसिस हर 10 में से एक खातून को होती है, जिसमें सबसे ज्यादा 18 से 35 साल की उम्र की खवातीन शामिल होती हैं। खवातीन हर साल एंडोमेट्रियोसिस का शिकार होती हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो शमिता शेट्टी का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है और मुसलसल इलाज चल रहा है और इस बारे में बेदार करती हुई भी नजर आई है। एक वीडियो उन्होंने जारी किया और उन्होंने उम्मीद की है कि वीडियो हर औरत तक पहुंचेगा और इस बीमारी से अगर कोई मुतासिर है और इस बारे में उसको जानकारी नहीं, इस बीमारी से अनजान है, तो वो भी इस बारे में जानकारी हासिल करे और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए उसके बारे में जानकारी हासिल करें। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ हैं। आज का मुद्दा बेहद हसास है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को ये प्रोग्राम देखने के बाद जरूर बेदारी मिलेगी। तारुफ आपका कराते हैं डॉक्टर स्नेहा मिश्रा, सीनियर डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी से जुड़ गई हैं और साथ ही साथ डॉक्टर श्वेता माथुर, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ गई हैं, डायरेक्टर सृजन क्लिनिक से हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति राय, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट क्लाउड9 हॉस्पिटल नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं और डॉक्टर ममता साहू, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। खैर मकदम है आपका। सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ज्यादातर कहा जाता है कि इस बारे में लोग अनजान हैं। उनको पेट दर्द होता है, उन्हें पीरियड्स पेन होता है तो उसे यूं ही पेन किलर लेकर रफा दफा कर दिया जाता है और ये हर महीने लोगों को परेशानी होती है, खवातीन इससे मुतासिर होती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि बेहद बारीकी से एक एक चीज को समझा जाए। डॉक्टर श्वेता माथुर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरह से जिक्र किया कि ये 14 ईयर की एक लड़की में भी हो सकता है, कौन से एज ग्रुप सबसे ज्यादा इससे मुतासिर नजर आते हैं? क्योंकि जब खवातीन पहुंचती हैं, मैरिड लाइफ में एंटर होती हैं तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है उनके लिए और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं और सोसाइटी को भी फेस करना है और ऐसे में कई बार वो डिस्कस नहीं करना चाहती, वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम यहाँ से देना चाहेंगे और किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है, कहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है? थैंक यू मुझे इसमें इंक्लूड करने के लिए और बहुत अच्छी मुहिम है आपकी कि इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। इसीलिए जब जैसे ही पीरियड्स वगैरह शुरू होते हैं तो ऐसे ही सलाह दी जाती है कि भी पीरियड्स में पेन होना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है और अक्सर तो ऐसे भी कह दिया जाता है कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। इसको इग्नोर करने की ही एक वो रूटीन सा है हमारे देश में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे पीरियड के पहले दिन जो पेन होता है और थोड़ी सिकाई से हल्का फुल्का पेन किलर से ठीक हो जाता है, वो एक नॉर्मल तरह का पेन है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस का पेन जो होता है वो स्पेशल तरीके से दूसरे या तीसरे दिन पे मैक्सिमम होता है। कि पहले दिन उतना पेन नहीं होता है, सेकेंड डे ज्यादा पेन होता है। तो अगर किसी को सेकेंड थर्ड डे पेन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू फर्स्ट डे तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और दूसरा ये है कि भाई वो तो ये 15 साल जैसे डॉक्टर ममता ने कहा 14 साल की बच्ची में भी मिला सकता है और 45-50 जब मेनोपॉज की एज के आसपास भी जब तक पीरियड बंद नहीं होता तब तक इसका पेन पीरियड के टाइम होता रहता है। और पीरियड के माहवारी बंद होने के बाद भी अगर इसकी वजह से कुछ एडहेजन्स वगैरह या इतनी बड़ी सिस्ट बन चुकी है या इसने एंडोमेट्रियोसिस ने आंतों को अपने चपेटे में ले लिया है या पेशाब की थैली को अपने चपेटे में ले लिया है तो इसका दर्द बाद में रहेगा। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो इससे दर्द से छुट्टी मिलेगी। ये दर्द बाद में भी हो सकता है। ये एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है। ये एक छोटी बीमारी नहीं है कि थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगी। कई बीमारियां होती है अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इन्फेक्शन होता है, सबसाइड हो जाता है, लेकिन अंदरूनी बीमारी है तो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है।
तो इसका बहुत ध्यान देना जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन बेदार हों और अपने डॉक्टर्स का रुख करें अगर इस तरह की कोई बीमारी, कोई परेशानी उन्हें पेश आ रही है तो। डॉक्टर श्वेता माथुर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स पहुंचते हैं, किस तरह से डायग्नोस किया जाता है ये? जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि सब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है और लैप्रोस्कोपी पहले माना जाता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन अब ऐसे मानना है कि भाई जिस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है उसकी जिंदगी में बस एक ही बार सर्जरी हो, ऐसा नहीं हो कि डायग्नोसिस करने की सर्जरी हो रही है, बाद में बढ़ गई तो फिर सर्जरी हो रही है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसको एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ही रखना है कि अगर जैसे कि सेकेंड थर्ड डे पेन एक्सीड हो रहा है या इंटरकोर्स में पेन हो रहा है, तो हम ऐसे एक पेशेंट को ट्रायल के तौर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे होते हैं वो भी दे सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस में। कि जैसे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग हर महीने उसको बनाती है, लाइनिंग में ग्रो होती है और फिर वो झड़ जाती है। जब यही लाइनिंग कहीं और ट्यूब्स में या ओवरीज में कहीं चिपक जाती है तो हर महीने जब यूट्रस से ब्लीडिंग होती है तो वो टिश्यू भी ग्रो होने लगता है और वो उसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है। तो ब्लड कलेक्ट होने की वजह से उसके अंदर पेन हो जाता है और वो इन्फ्लेमेशन होता है। एंडोमेट्रियोसिस में एक बहुत बड़ा चीज है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को पेन रहता है, तो उसमें हम बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं और हमें बेसिकली पीरियड्स को रोकना है। अगर पीरियड रुकेगा तभी इस जो अंदर कलेक्शन हो रहा है उसकी ग्रोथ रुकेगी, नहीं तो हर के साथ साथ वो ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी और जब वो बढ़ती जाएगी तो आसपास ब्लीडिंग होके इंटेस्टाइन उसमें चिपक जाएगा, पेरिटोनियम उसमें चिपक जाएगा, आगे ब्लैडर है वो उसमें चिपक जाएगा। तो इससे बहुत दिक्कत है। तो हम पीरियड्स इस तरह से मोस्टली हम कई बार डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जो कि नॉन स्टॉप तरीके से देते हैं कि भाई 3 महीने लगातार लिया, पेशेंट को 3 महीने पीरियड नहीं आया, उसके बाद आया तो 3 महीने पेशेंट पेन बिल्कुल ठीक हो रहा है, उस समय पीरियड्स ना होने से उसका पेन रिलीफ हो रहा है, तो एक बहुत पॉइंटर है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस को क्लिनिकली ज्यादा रखना चाहते हैं और ऐसी दवाइयां हैं, काफी सारी स्पेसिफिक दवाइयां आ गई हैं इसके लिए जो कि हम पेशेंट को और भी ऑफर कर सकते हैं पिल्स के अलावा। और अगर फैल जाएगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। 2-4 कंडीशंस हैं कि जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन जहां तक हो हम ट्राई करेंगे कि पेशेंट पेन फ्री रहे और मेडिकल फेल हो जाती है या बहुत किसी और ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो गया कि जैसे ब्लैडर का, रेक्टम का पेनफुल डिफिकेशन है या कुछ है, तभी हम सर्जरी ऑफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और बहुत इनिशियल स्टेज पर दवाओं के जरिए ही इसका ट्रीटमेंट होता है। एक लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी का। लोग अक्सर डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि आखिर अगर ये परेशानी है, अगर इसका नाम इस तरह का लिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा हो सकता है। डॉक्टर श्वेता माथुर, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे क्योंकि इस बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है, मुतासिर है और इस बारे में अवेयर नहीं है तो लास्ट स्टेज जो 4th स्टेज है वहां जाकर तो पता चलता है, क्योंकि सिस्ट बढ़ जाता है और कई तरह की परेशानियां होती है। ये क्या कैंसर को भी लीड कर सकती है या और दूसरी बीमारियां जो हैं वो भी इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं? हाँ, जनरली इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं होती है, हाँ, लेकिन कई बार मरीज डर जाते हैं क्योंकि ओवेरियन सिस्ट होती है, CA-125 लेवल्स कराए जाते हैं, तो कई बार एंडोमेट्रियोसिस में भी वो थोड़े बहुत बड़े होते हैं तो पेशेंट कई बार डर जाता है कि कैंसर हो गया है। और कई बार इसकी सर्जरी के बाद भी फॉलो अप के लिए कभी कभी CA-125 देखते हैं कि भाई इसका प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन कैंसर का ऐसा कोई खास रिस्क नहीं है कैंसर का। बट इससे मेन प्रॉब्लम वही है कि पेन बहुत ज्यादा होता है और इंटेस्टीन और ब्लैडर के इसमें चिपकने की वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि पेट फूल जा रहा है। ब्लोटिंग एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स के, क्योंकि इनको ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी मोशन पास करने में बहुत सिवियर पेन हो रहा है, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है। तो ये सारे ज्यादा सिम्टम्स है। कैंसर का इतना कोई ज्यादा रूल नहीं है, लेकिन एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जब यूट्रस के अंदर भी ग्रो हो जाता है तो एडिनोमाइसिस कहलाता है, तो उसपे भी पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि अपने आप ठीक नहीं होती, लाइफ लॉन्ग चलती है।
कई बार फाइब्रॉइड्स काफी कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि दोनों ही बीमारियां ईस्ट्रोजन हार्मोन के हाई होने से हो रही हैं और दोनों ही ईस्ट्रोजन मीडिएटेड है, एंडोमेट्रियोसिस भी और फाइब्रॉइड्स का बनना भी। तो अक्सर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स में फाइब्रॉइड्स भी साथ में होते हैं, लेकिन कोई हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत हाई रिस्क कैंसर होने का इसकी वजह से है। ठीक, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है।